नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था द हिमालयन माउंटेन, जो कि पार्ट है क्लास 9 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 2 का। अब इसके आगे हम डिस्कस करेंगे द नॉर्दर्न प्लेन के बारे में। ये चैप्टर लंबा है, इसीलिए हम इसे 2-3 पार्ट्स में वीडियो को बना रहे हैं, सो दैट आपको समझने में, आपको इसको ग्रास्प करने में आसानी हो। तो हम नॉर्दर्न प्लेन की बात करते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन कहाँ से कहाँ तक है, कैसे बना है और इसका क्या रोल है हमारे फिजियोग्राफिकल डिवीजन में। तो जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है वो बेसिकली 3 रिवर से मिलकर के बना हुआ है। जब ये तीनों नदियां अपने रूट से सिल्ट सेडिमेंट्स ला करके डिपॉजिट कर देती हैं एक लैंड पे, तो ये क्या बनाती है, नॉर्दर्न प्लेन बनाती है। ये 3 नदियां कौन कौन सी हैं? इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा। ये जब इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा अपने चैनल के थ्रू आती हैं और जब सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती हैं तो उन्हीं से मिलकर के नॉर्दर्न प्लेन बना है। तो नॉर्दर्न प्लेन में जो मेजर सॉइल है वो कौन सा है? अलुवियल सॉइल है। अलुवियल सॉइल क्या है? ये जो रिसेंट सेडिमेंट से मिलकर के जो बना हुआ होता है उसे ही अलुवियल सॉइल कहते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होता है। क्यों? क्योंकि जो नदियां होती हैं वो हर साल इसे फिर से यहाँ पे नई मिट्टी को जमा करती हैं, जिसके कारण इसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो हर साल बढ़ती है और कम नहीं होती है। अगर एक ही सॉइल पे हम बार बार कोई क्रॉप ग्रो करेंगे तो ऑब्वियसली उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर वहीं पे हर साल या हर कुछ सालों पर नई मिट्टी आ रही है तो क्या होगा, उसकी वो फिर से रिप्लेनिश होगी, वो फिर से नई हो जाएंगी। और ये जो नॉर्दर्न प्लेन है वो हमारा 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी जो इसका जो फैलाव है वो कितना है? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और ये 400 किलोमीटर लंबा है। जब हम इसका लेंथ देखेंगे तो कितनी है? ये 400 किलोमीटर लंबा है। और ये कहीं कहीं पे 240 किलोमीटर से लेकर के 320 किलोमीटर ब्रॉड है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 240 से 320 किलोमीटर। कहीं कहीं पे ये 240 है, कहीं पे कम है, कहीं पे और ज्यादा होते होते 320 किलोमीटर ब्रॉड है। और ये एक बहुत ही हाईली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिकल डिवीजन है। जब हम हिमालयन माउंटेन की बात कर रहे थे तो वहां पे इतने रग्ड टोपोग्राफी है, इतने लॉफ्टीएस्ट पीक्स हैं कि वहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब हम प्लेन की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि प्लेन पे लाइफ ज्यादा अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको कोई भी रिसोर्सेज आपके पास आसानी से अवेलेबल होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा आपके पास होती है, वहां कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आसानी से डेवलप करा जा सकता है। ठीक है, तो नॉर्दर्न प्लेन है वो वहां पे क्या है, वो हाईली पॉपुलेटेड है, डेंसली पॉपुलेटेड है। क्यों? क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अलुवियल सॉइल। जब वहां पे अलुवियल सॉइल प्रेजेंट है तो ये क्या है, हाईली प्रोडक्टिव सॉइल है। तो यहाँ पे फार्मिंग, कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर बहुत ही ज्यादा होता है। अब हम क्या बोलते हैं, इसके आगे क्या है कि यहाँ पे बात की हमने कि सॉइल कवर बहुत अच्छा है, पानी की सप्लाई, वाटर सप्लाई बहुत एडिक्वेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 नदियां ही मिलकर इस प्लेन को बनाती हैं। तो यहाँ पे फॉर ऑब्वियस पानी का सप्लाई बहुत अच्छा होगा। और यहाँ का क्लाइमेट, जो नॉर्दर्न प्लेन जिस जगह पे लाई करता है वहाँ का क्लाइमेट भी बहुत फेवरेबल है, बहुत अच्छा है। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, एग्रीकल्चरली बहुत प्रोडक्टिव है और वन ऑफ द मोस्ट एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो फिर इसमें हम आगे क्या देखते हैं कि ये आगे चलकर कई जगह पे रिवराइन आइलैंड बनाती है। ठीक है, रिवराइन आइलैंड क्या है, जब नदियां पहाड़, जैसा कि हम जानते हैं कि नदियां कहाँ से निकलती हैं, पहाड़ों से निकलती हैं, माउंटेन्स से निकलती हैं। तो जब नदियां पहाड़ों से निकलती है तो वो उसकी वेलोसिटी काफी तेज होती है। लेकिन जैसे जैसे वो प्लेन लैंड की तरफ आती जाती है तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि जो उनका स्लोप है, उनका जो ढलाव है वो कम होता जाता है। तो जब कम ऊंची जगह से पानी गिरेगी तो क्या होगा, उसका स्पीड कम हो जाएगी, उस नदी की स्पीड कम हो जाएगी। तो जब स्पीड कम होगी और उसके पास बहुत हेवी अमाउंट ऑफ सेडिमेंट होगा, सिल्ट होगा, तो क्या होगा, वो नदी क्या है, वो सिल्ट को डिपॉजिट करते हुए चली जाएगी। वो जो उसके पास हेवी लोड ऑफ सिल्ट है, सेडिमेंट है, वो उसको डिपॉजिट करते हुए आगे नदी बहती चली जाएगी, नदी का पानी बहता चला जाएगा। लेकिन जो सेडिमेंट है वो डिपॉजिट हो जाएंगे। तो इसी तरह
जब नदी बहती है और अपना जो बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ जो सेडिमेंट है उसको जमा करती है, तो कैसी आकृति बन जाती है, एक आइलैंड, एक टापू, एक द्वीप के जैसे स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। उसी को हम क्या कहते हैं, रिवराइन आइलैंड। वैसा आइलैंड जो रिवर्स से बना हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, रिवराइन आइलैंड कहते हैं। तो हम जानते हैं माजुली आइलैंड का नाम सुना है, जो कि आसाम में है, ठीक है। माजुली आइलैंड जो है वो सबसे बड़ा इनहैबिटेड आइलैंड है, इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड है, मतलब वहां पे जनसंख्या रहती है, वहां पे लोग रहते हैं, वहां पे पॉपुलेशन रहती है, ठीक है। तो माजुली आइलैंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड है। वो माजुली आइलैंड कहाँ पे है, आसाम में। ब्रह्मपुत्रा रिवर इस आइलैंड को बनाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक और टर्म है डिस्ट्रीब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरीज किसे कहते हैं, दो टर्म होता है, एक ट्रिब्यूटरी और एक डिस्ट्रीब्यूटरी। तो ट्रिब्यूटरी क्या करती है, जब ऊपर से पहाड़ों से जब छोटी छोटी धाराएं निकलती हैं, जब छोटे छोटे स्ट्रीम्स निकलते हैं, तो उसे ट्रिब्यूटरी कहते हैं, जो आगे चलकर एक रिवर बना देती है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरी कहते हैं। और वही नदी जब आगे बहती चली जाती है तो ओशन में मिलने के पहले, सी में मिलने के पहले उसकी अलग अलग ब्रांचेज हो जाती है, ब्रांचेज उसकी अलग हो जाती है, उसकी शाखाएं निकल आती हैं। तो वही जब एक नदी ओशन से मिलने से पहले उसकी जो छोटी छोटी शाखाएं निकल आती है, ब्रांचेज निकल आती है, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटरीज में क्या होता है कि जब नदियां डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती हैं तो वो उसके पास बहुत हेवी अमाउंट ऑफ सिल्ट होता है। जैसे कि हम बे ऑफ बंगाल में देखेंगे तो उसमें क्या है, वो बहुत सारी अपनी डिस्ट्रीब्यूटरी बनाती है और वहां पे बहुत हेवी अमाउंट ऑफ सिल्ट जमा करती है। तो हम इसमें देखते हैं, हाँ ये देखिए, इस पिक्चर में जब हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, माजुली आइलैंड है, ये आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर है और यहाँ पे माजुली आइलैंड है, ठीक है। ये कहाँ है, आसाम में है। और ये बोला क्या है, लार्जेस्ट इनहैबिटेड आइलैंड है। तो ये इनहैबिटेशन है, ये जो आइलैंड बना हुआ है वहां पे घर और लोग रहते हैं, घर बने हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। अब नॉर्दर्न प्लेन का हम डिवीजन देखते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो बेसिकली नॉर्दर्न प्लेन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला पंजाब प्लेन, दूसरा गंगा प्लेन, तीसरा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। अब इन तीनों प्लेन के बारे में हम आगे जानेंगे। तो पंजाब प्लेन क्या है, ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन है। ये जो नॉर्दर्न प्लेन है उसका वेस्टर्न पार्ट है, पश्चिमी भाग है, ठीक है। जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है उसका पश्चिमी भाग है वो पंजाब प्लेन है। और ये किससे बनता है, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज से बनता है। जो रिवर इंडस है वो और उसकी ट्रिब्यूटरीज से बना है, पहले भी बताया ट्रिब्यूटरी किसको कहते हैं। तो इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, 5 ट्रिब्यूटरी से बनता है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इन 5 ट्रिब्यूटरीज से इंडस और इनकी 5 जो ये ट्रिब्यूटरीज हैं ये मिलकर के क्या बनाती हैं, पंजाब प्लेन बनाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे दोआब क्या होता है, यहाँ पे मेंशन है दोआब 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दो और आब। दो का मतलब होता है टू और आब का मतलब होता है वाटर। तो ऐसा लैंड जो 2 नदियों के बीच में, जैसे कि अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रीम जा रही है, एक स्ट्रीम यहाँ पे जा रही है और यहाँ पे क्या होगा, वो अपना डिपोजिशन करती हुई चली जाएंगी। तो ये जो लैंड होगा ये क्या होगा, ये दोआब होगा। तो ऐसे दोआब का प्रेजेंस क्या है, पंजाब प्लेन में बहुत ज्यादा है। वहां पे बहुत सारे दोआब देखने को मिलते हैं, झेलम चेनाब के बीच में, रावी ब्यास के बीच में, सतलज ब्यास के बीच में, ऐसे बहुत सारे दोआब देखने को मिलते हैं, जिसको हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी उसको डिस्कस करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। वो दोआब किस किस नदी के बीच में बनते हैं, क्या नाम है उसका, ये सब हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये पंजाब प्लेन के बारे में समझ में आ गया कि ये नॉर्दर्न प्लेन के वेस्टर्न एरियाज में है और ये इंडस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज मिलकर बनाती है और यहाँ पे दोआब बहुत ज्यादा है। अब हम जब पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब भी क्या है, ये 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है, पंज और आब। पंज मतलब 5 और आब मतलब वाटर। तो 5 नदियों के पानी से ये मिलकर के ये लैंड बना हुआ है। तो इसीलिए इसे हम पंजाब कहते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और
सतलज। ठीक है, उसके बाद कौन सा प्लेन है आपका, उसके बाद है गंगा प्लेन। गंगा प्लेन किस रिवर से मिलकर बनती है, घग्गर और तीस्ता रिवर से। आगे हम मैप में भी देखेंगे। गंगा प्लेन 2 रिवर से मिलकर बनती है, घग्गर और तीस्ता रिवर। और ये नॉर्थ इंडिया के किस किस जगह को क्रॉस करती है, कौन कौन से स्टेट्स को कवर करती है, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड के भी कुछ कुछ पार्ट्स को ये कवर करती है, और वेस्ट बंगाल के भी कुछ पार्ट्स को कवर करती है। तो गंगा प्लेन समझ में आ गया, घग्गर और तीस्ता रिवर के बीच में है, और इनमें जो इनके अंडर जो स्टेट्स आते हैं, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल के भी कुछ पार्ट्स आते हैं। फिर लास्ट हमारा कौन सा है, ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो ब्रह्मपुत्रा प्लेन कहाँ पे है, आसाम में है। आसाम स्टेट में बेसिकली इसका एरिया लाई करता है, और ये ब्रह्मपुत्रा, जैसे कि नाम से सजेस्ट कर रहा है कि ये ब्रह्मपुत्रा, ये जो प्लेन है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर बनाती है। ठीक है, तो इस मैप में जब हम देखते हैं तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सारे प्लेन्स हैं वो इंडिकेट किए हुए हैं। ये आपका क्या है, ब्रह्मपुत्रा प्लेन है। ये क्या है, ये आपका ब्रह्मपुत्रा प्लेन है। ये आपका पंजाब हरियाणा प्लेन है, जिसको कि हमने हरियाणा पंजाब प्लेन के बारे में बात की, और ये आपका गंगा प्लेन है। ठीक है, तो ये सारा हम देख रहे हैं प्लेन कहाँ कहाँ पे लाई करता है। तो बात करी हमने कि यहाँ पे 5 रिवर्स मिलकर बनाती है। तो ये जो इंडस और सतलज है वो क्या है, वो बाहर से पाकिस्तान से भी क्रॉस करते हुए ये जाती हैं। ठीक है, तो ये सारे तीनों हमने मेजर जो आपके प्लेन्स हैं वो हमने देख लिया। राजस्थान प्लेन भी है, पर बेसिकली जो हमारे मेजर प्लेन है वो 3 है, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अब ये नहीं है कि अगर नॉर्दर्न प्लेन है, ये प्लेन लैंड है, तो ये पूरी तरीके से एक प्लेन होगा, इसमें कोई फीचर्स नहीं होंगे। नहीं, प्लेन्स में भी, नॉर्दर्न प्लेन में भी बहुत डाइवर्स फीचर्स हैं। यहाँ भी बहुत अलग अलग तरीके के फीचर्स देखने को मिलते हैं, और इसको बेसिकली 4 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। वो 4 रीजन कौन कौन से हैं, भाबर, तराई, भांगर और खादर। ठीक है, भांगर और खादर के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा शायद, और भाबर और तराई के बारे में अब पढ़ेंगे, चारों के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली। तो भाबर के बारे में बात करते हैं, ये इससे बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इस पिक्चर में हम जब देखते हैं तो क्या देखते हैं कि यहां से नदियां डिसेंड हो रही हैं, यहां से नदियां डिसेंड हो रही हैं। यहां से नदी जब निकलती है, हिमालय माउंटेन से जब नदी निकलती है तो वो क्या होती है, सबसे पहले भाबर में जाती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे पेबल्स की प्रेजेंस होती है। क्या होते हैं, बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं। ठीक है, तो यही पत्थर से जब नदियां होके गुजरती हैं तो ये भाबर का एरिया बनाती हैं। और इसमें जब जानते हैं कि अगर पानी यहाँ से निकल रहा है तो पत्थरों के बीच से निकलेगा, तो क्या होगा, वो हमें बीच बीच में दिखाई देना बंद हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि वो डिसअपियर हो गई हैं। ठीक है, तो भाबर में जाकर के क्या होती हैं, नदियां, पानी, स्ट्रीम्स डिसअपियर हो जाती हैं, और फिर से ये रीइमर्ज होकर के तराई एरिया में हमें देखने को मिलती है। तो इसमें वही है कि भाबर जो है, जो रिवर्स होती है वो माउंटेन से निकलती है और पेबल्स के थ्रू एक नैरो बेल्ट बनाती है जो 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी होती है, और वो शिवालिक के बराबर से, शिवालिक के पैरेलली वो रन करती है। ठीक है, और यही है जो फिर जाकर के भाबर बेल्ट में डिसअपियर हो जाती है। ये मान लीजिए ये शिवालिक बेल्ट है, ये शिवालिक बेल्ट है, तो यहाँ से नदियां निकल करके यहाँ से ये पैरेलली रन करती हैं। ये अगर शिवालिक है तो यहाँ से ये पैरेलली रन करती है, और यहाँ पे मोटे मोटे पेबल्स जो पत्थर होते हैं उनमें चली जाती हैं। ठीक है, और इसमें फिर क्या होता है, भाबर क्या होता है, उसके बाद ये तराई रीजन में एंटर कर जाती है। ठीक है, तराई रीजन में एंटर कर गई तो क्या होता है कि साउथ ऑफ दिस बेल्ट, मतलब भाबर के नीचे साउथ में क्या है, तराई रीजन मिलता है, और यहाँ पे स्ट्रीम्स जो होती हैं, नदियां जो होती हैं, वो फिर से इमर्ज हो जाती हैं, फिर से हमें दिखने लगती हैं। और ये कैसा रीजन बनाती है, ये वेट, स्वॉम्पी और मार्सी रीजन, दलदली क्षेत्र बनाती है, क्योंकि वहां पे पानी फिर से इमर्ज हो रहा है, और तो वो क्या होगा, भीगा हुआ सा और स्वॉम्पी मार्सी रीजन होगा, दलदली क्षेत्र बनाएगा। ठीक है, तो
यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ की वैरायटी बहुत ज्यादा होती है, डाइवर्स होता है वाइल्ड लाइफ। और ये जगह क्या है, एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए क्लीन कर दिए गए हैं रिसेंटली। अभी तराई रीजन्स में बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर हो रहा है। जो नेपाल का एरिया जो हम देखते हैं, मधेसीज जो बोलते हैं, उनसे इंडिया का बहुत अच्छा रिश्ता है। तो जो मधेसीज जो होते हैं वो बेसिकली तराई रीजन में ही रहते हैं, क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होता है, एग्रीकल्चरली वो बहुत ही ज्यादा रिच होता है। ठीक है, तो उसमें फिर एक दिया हुआ है दुधवा नेशनल पार्क ढूंढने को, तो वो आप देखिएगा कि कहाँ पे है। ऑल्दो मैंने बता दिया है यूपी में है वो दुधवा नेशनल पार्क, और भी जो सारे नेशनल पार्क हैं उसका लोकेशन आप देखिए। ठीक है, तो भाबर हो गया, तराई हो गई, और अब क्या है भांगर। भांगर क्या होता है और खादर क्या होता है। ठीक है, दो टर्म्स है जिसको कि हम सॉइल के कॉन्टेक्स्ट में बताते हैं। तो भांगर क्या होती है, जो नदियां सिल्ट लाती हैं, सेडिमेंट्स लाती हैं, वो जमा करती जाती हैं। ठीक है, तो जमा कर रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब बहुत लंबे टाइम तक ये जमा होंगी तो क्या होगी, इसकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जब ये बहुत पुरानी हो जाएंगी, जब इन पे बहुत सालों से खेती हो रही होगी या फिर यहाँ पे बहुत सालों से क्रॉप्स उग रहे होंगे, तो इसकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट या नीडेड न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हो जाएंगे। तो उसी को क्या कहते हैं, जो ओल्ड अलुवियल सॉइल होते हैं, अलुवियम्स होते हैं, उसको क्या कहते हैं, भांगर कहते हैं, जो नदियां पहले से जमा करती आई हैं। फिर क्या है खादर। खादर क्या होता है, ये रिसेंट अलुवियम्स होते हैं जो कि फ्लड प्लेन्स पे, जहां हर साल आपकी बाढ़ आ रही हो, फ्लड आ रहा हो, तो यहाँ पे क्या है, हर साल वहां पे सॉइल रिप्लेनिश होगी, वहां पे नए सॉइल्स आएंगे। तो इसी को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। ठीक है, अब भांगर में एक और देखने लायक क्या है, कंकड़, जो कैल्केरियस डिपॉजिट्स हो जाते हैं, जो कैल्शियम कंटेनिंग जो एलिमेंट्स होते हैं उनके कारण जो डिपोजिशन होती है, तो उस सॉइल में वहां पे क्या होगा, कैल्केरियस डिपॉजिट ज्यादा होंगे, उसी को क्या कहते हैं, कंकड़ कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तो यहाँ पे आपको बहुत ही क्लियरली नजर आएगा कि ये क्या है, भांगर वाला एरिया और खादर। क्या होता है कई बार कि रिवर्स जो होती है वो अपना चैनल भी शिफ्ट कर लेती हैं, एक जगह से जहां से बह रही है वहां से हट करके दूसरे जगह से बहने लगती है। तो जो पहले जहां से बह रही होती हैं वो क्या होता है, वो ओल्डर अलुवियम हो जाता है, वो बहुत ही पुराना अलुवियल हो जाता है, तो उसे हम भांगर कहते हैं। बहुत सारे रीजन्स हैं भांगर बनने के, उसमें से एक ये भी है कि शिफ्टिंग ऑफ रिवर चैनल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये क्या है, भांगर वाला एरिया है, ये तराई रीजन है, स्वम्पी रीजन है, दिख रहा है यहाँ पे दलदली क्षेत्र है। ये भाबर वाला एरिया है जहाँ पे बड़े बड़े पेबल्स है ना। ये शिवालिक का शिवालिक है, आउटर हिमालय है, यहाँ से भाबर है, उसके साउथ में आपका तराई है। फिर क्या है, ये भांगर है, और ये जो रिसेंट डिपोजिशन है वो क्या है, खादर है। क्या देख रहे हैं कि रिवर्स के जस्ट बगल में जो है वो खादर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिसेंट डिपोजिशंस हुए हैं। और उसके बाद भांगर है जहाँ पे पहले डिपोजिशन हो गया होगा, फिर चैनल शिफ्ट हुए होंगे या और भी कोई रीजन रहा होगा। ठीक है, और फिर क्या है कि जो नॉर्दर्न प्लेन है वो हर साल रिन्यू होते हैं, वहां पे हर साल नए सेडिमेंट्स जमा होते हैं। उसके कारण क्या होता है, ये हमेशा फर्टाइल रहता है, इट ऑलवेज रिमेन्स फर्टाइल। तो ये था आपका नॉर्दर्न प्लेन के बारे में। और छोटे छोटे वीडियोस बनाने का पर्पस ये है कि आपको समझने में आसानी हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं पेनिनसुलर प्लेट्यू बताऊंगी और आगे कोस्टल प्लेन, इंडियन डेजर्ट और आइलैंड्स के बारे में बताया जाएगा। तो और कोई कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो या सजेशन हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो शेयर करें। नमस्कार।